तो वैसे हमने पिछले वीडियो में सोलर लेवलिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करा था, जैसे जिनको को अपनी पावर कहाँ से मिली। और आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि सोलर लेवलिंग का वर्ल्ड आखिर किसने क्रिएट करा और क्यों करा। तो हम वीडियो की शुरुआत में देखते हैं कि पूरे यूनिवर्स में बस 3 ही चीज़ें एग्जिस्ट करती थी, जो कि हैं लाइट, डार्कनेस और एब्सोल्यूट बीइंग। और जो ये एब्सोल्यूट बीइंग है, ये मोस्ट पावरफुल बीइंग था। और मैंने था क्यों बोला, ये आपको आगे जाके पता चलेगा। एक बार इस बीइंग ने लाइट से रूलर्स को बनाया और डार्कनेस से मोनार्क को, और इन दोनों को अपोजिट ऑर्डर दिया गया, जैसे रूलर्स को दुनिया को बचाने का और मोनार्क को दुनिया को तबाह करने का। और फिर इसके बाद शुरू हुई कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई। वो ये लड़ाई हजारों लाखों सालों तक चली। और फिर एक दिन थक हार के एक रूलर एब्सोल्यूट बीइंग के पास जाता है और बोलता है कि आप हमें थोड़ी और एक्स्ट्रा पावर दे दो, जिससे हम मोनार्क को हरा सकें। और एक बार अगर आप हमें ये पावर दे दोगे तो हम मोनार्क का सिर काट के आपके पैरों के नीचे रख देंगे। ये लाइनें सुन के तो कोई भी खुश हो जाता, लेकिन एब्सोल्यूट बीइंग कुछ रिएक्शन नहीं देता इस बात को सुनने के बाद। इससे रूलर समझ जाते हैं कि उनका असली दुश्मन मोनार्क नहीं, एब्सोल्यूट बीइंग है, क्योंकि एब्सोल्यूट बीइंग कुछ कर ही नहीं आता, बस वो अपने मजे के लिए उनकी लड़ाई करवा रखा था। इसलिए सारे रूलर्स फैसला करते हैं एब्सोल्यूट बीइंग को मारने का। लेकिन उनमें से एक रूलर्स नहीं मानता, जिसका नाम होता है एसबॉर्न। और एसबॉर्न और बाकी सब में लड़ाई छिड़ जाती है, लेकिन वो आखिर में सबसे ताकतवर था, लेकिन वो कितना देर तक ही टिकलेगा इन सब के सामने। इसलिए वो लास्ट में हार जाता है और उसकी मरने जैसी हालत हो जाती है। और वो सभी चिल्लाते हैं एब्सोल्यूट बीइंग को मारने के लिए। लेकिन वो थोड़ी देर में खड़ा हो जाता है, लेकिन वो अब बन चुका था मोनार्क, और उसका उस वक्त नाम पड़ गया शैडो मोनार्क। और वो कहता है एराइज। एराइज कहने से उसके आसपास के सारे शैडो में से बहुत सारे मोनार्क निकलना शुरू हो जाते हैं। यही उसकी पावर थी। जैसे वो एराइज कहता है, जो भी इस फील्ड में लोग मरे हैं वो सारे शैडो के रूप में निकलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो जब तक एब्सोल्यूट बीइंग के पास अपनी सेना लेके पहुंचता है, वो देखता है कि एब्सोल्यूट बीइंग मारा जा चुका है। अब उसके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर वो एब्सोल्यूट बीइंग था तो उसे ऐसे ही कैसे मार दिया इन सब ने मिलके। तो इसका मैं जवाब दे दूं कि आपको वो एक एब्सोल्यूट बीइंग था, लेकिन वो एक क्रिएटर भी था। वो वॉरियर नहीं था, वो बस चीज़ों को बना सकता था। और वो बना सकता था चीज़ों को कि वो उसे प्रोटेक्ट भी करें, लेकिन वो उसे इतना टाइम नहीं मिला और सबने मिलकर उसे मार दिया। एब्सोल्यूट बीइंग को मारने के बाद रूलर्स उसके सारे हथियार लेने चल जाते हैं, जिसकी मदद से वो एक मोनार्क को भी बंदी बना लेते हैं, जो कि हथियार होता है एक जंजीर, जिसके कारण अब पावर में अनबैलेंस हो गया था। मोनार्क की पावर थोड़ी कम हो गई थी और अब रूलर्स की पावर बढ़ गई थी, क्योंकि मोनार्क एक कम हो चुका था उनमें से, जिसकी वजह से अब जो शैडो मोनार्क रहता है वो अब मोनार्क की टीम ज्वाइन कर लेता है, जिसके कारण दोबारा से पावर लेवल एकदम बराबर हो जाता है। लेकिन तो भी अब कोई फर्क तो पड़ा है नहीं, क्योंकि अभी भी लड़ाई पूरे अनंत काल तक चलती रहेगी। कुछ समय बाद रूलर्स समझ जाते हैं कि वो शैडो मोनार्क से नहीं जीत सकते, क्योंकि इस फील्ड में बहुत सारे लाशें बिछ चुकी थी, जिसके कारण शैडो मोनार्क की शैडो आर्मी और बढ़ते जा रही थी। और ऐसा तो है नहीं कि लोग मरना बंद हो जाएंगे, उसकी टीम में लोग बढ़ते जाएंगे, जिसकी वजह से वो समझ गए थे कि अब शैडो मोनार्क से जीतना एकदम नामुमकिन हो चुका है। और उसकी पावर को देख के 2 मोनार्क बहुत ज़्यादा डर चुके थे। तो मोनार्क फैसला करते हैं कि रूलर्स के साथ मिलके हम शैडो मोनार्क को मार देंगे। जिसके बाद वो ऐसा ही करते हैं, वो जाके शैडो मोनार्क पे हमला कर देते हैं। फिर सबके मिलकर शैडो मोनार्क को बहुत मारते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे तो शैडो मोनार्क को थोड़ा हरा पा रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद शैडो मोनार्क जो विद्रोह करे थे जिन मोनार्क ने, उनको बहुत गंदी तरीके से मारता है। लेकिन उनमें से एक मोनार्क भाग जाता है, लेकिन एक मोनार्क वहीं रह जाता है, जिसको वो जान से मार देता है। उसके बाद उसे सारे रूलर्स घेर लेते हैं। इस सीन को ऐसा लग रहा है देख के कि अब रूलर्स उसे मार देंगे, लेकिन वो सब उससे माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि उन्होंने उसको मारने की कोशिश करा। लेकिन वो उसे समझाते हैं कि देखो तुम पहले क्या थे, तुम सबको बचाने की कोशिश करते हो, तुम सबको मार रहे हो। ये सब सुनने के बाद भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और बोलता है कि तुम चाहो तो मुझे मार दो यहीं पे, लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। लेकिन वो सब उसे मारते नहीं है, उसे वैसे ही छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद ये सब सुनने के बाद शैडो मोनार्क को भी थोड़ा बुरा लग रहा होता है। इसके बाद वो फिर ऐसी जगह पे चल जाता है हाइडिंग में, जहाँ उसे कोई नहीं ढूंढ सकता। लेकिन एक और वजह थी उसकी इधर जाने की, क्योंकि वो उसकी सेना एकदम ख़त्म सी हो चुकी थी, तो वो अपनी आर्मी को बनाने के लिए हाइडिंग पे चल जाता है। और वो ऐसा बहुत सालों तक करता है। फिर कई सालों बाद शैडो मोनार्क दोबारा से मोनार्क के साथ टीम बनाता है, और वो फिर निकल जाते हैं दुनिया पे कब्जा करने, और वो दुनिया होती है अर्थ। और जब तक ये बात रूलर्स को पता चलती है और वो अर्थ पे आते हैं अर्थवासियों को बचाने, लेकिन तब तक पूरी अर्थ तबाह हो चुकी होती है। और आप अभी सोच रहे होंगे कि जो अभी हम एपिसोड देख रहे हैं जिसमें सारे लोग जिंदा हैं, तो आखिर वो अभी तक जिंदा कैसे बचे जबकि दुनिया तबाह हो चुकी है। तो इसका आंसर हमें अब मिलता है
क्योंकि अब रूलर से गलती हो चुकी होती है, वो अर्धवासियों को नहीं बचा पाए, इसलिए वो अपने भूल को सुधारने के लिए एक टूल का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम होता है चार्लिस ऑफ रीबर्थ। इससे वो टाइम को 10 साल पीछे कर सकते हैं। हाँ, इस टूल का असर बस मोनार्क और रूलर्स पे नहीं पड़ता, लेकिन हमारे अर्थवासियों पे पूरा असर इसका पड़ रहा था। ऐसे रूलर सब 10 साल पीछे आ चुके थे, लेकिन कुछ बदलता नहीं है, दोबारा से पृथ्वी तबाह आती है। क्योंकि जब इन दोनों की लड़ाई शुरू होती है तो उसी के इम्पैक्ट से धरती के लोग मर जाते हैं, क्योंकि वो इतने ताकतवर नहीं थे कि वो ये सब झेल सकें। लेकिन रूलर्स हार नहीं मानते, वो बार बार ट्राई करते रहते हैं, लेकिन वो ऐसा बहुत ज़्यादा बार कर चुके थे और ये जो टूल होता है वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट बीइंग नहीं बनाया था, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है। इसलिए वो फैसला करते हैं कि जो अर्थवासी है उनकी थोड़ी पावर देने की, जिससे वो अपने आप को बचा सकें। और मोनार्क फैसला करते हैं उधर कुछ मॉन्स्टर भेजने का। तो क्या आपको अब समझ आया है क्यों 10 साल पहले डेंजन खुलना शुरू हो गए और हंटर्स अचानक से आ गए? तो इसकी आगे की कहानी मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि क्यों आखिर जिन्बू को शैडो मोनार्क की बॉडी दी जा रही है, उसको उसकी ताकत क्यों आखिर दी जा रही है। अगर आपको वो सब जानना है कि जिन्बू को आखिर शैडो मोनार्क की पावर क्यों दे रहे हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जो कि स्क्रीन पे शो हो रही होगी। तो बस मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।